हिंदी में व्यंजनों को सही तरीके से सही क्रम में कैसे लिखा जाए, कैसे उनको 5 वर्गों में बांटा गया है, उसके बाद 2 अन्य वर्ग भी हैं, है ना। ये सब आज हम क्लास में सीखेंगे, आज की क्लास में। हालांकि हमने बचपन में सीखा ज़रूर है, लेकिन इस तरह से नहीं सीखा होगा जिस तरह से आज हम सीखने वाले हैं। आप तैयार हैं? चलिए सीखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क, च, ट, त, प, ये कुल मिलाकर कितने हैं? 5 हैं। अगर पहले वर्ण की गिनती की जाए तो ये 5 हैं। इन पांचों के आगे 4-4 वर्ण हैं, यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन में 5-5 वर्ण हैं ये। ठीक है, ये 5-5 वर्ण क्यों रखे गए हैं इसको हम जानते हैं। सबसे पहले मेरे साथ साथ आप उच्चारण कीजिएगा इनका। क, ख, ग, घ, अंग, या इसको अण भी बोलते हैं। इनका उच्चारण जब आपने किया तो आप अपने मुंह के अंदर हवा का दबाव कहाँ पे महसूस कर रहे हैं? हवा दबाव, प्रेशर कहाँ पे दे रही है? क्योंकि हमारे मुंह से ध्वनियाँ हवा के प्रेशर के कारण ही निकलती हैं, हवा के दबाव के कारण ही निकलती हैं। अलग अलग हिस्सों में हवा दबाव देती है और अलग अलग तरीके की ध्वनियाँ निकलती है, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। ठीक, चलिए, ये हमारे आपने महसूस किया, 1 बार 2 बार आप इनको बोलिए तो आपको महसूस होगा कि हवा का दबाव सिर्फ और सिर्फ हमारे गले पे हो रहा है, जिसे हम कंठ भी कहते हैं। मज़ेदार है ना? आगे आगे देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दूसरा है च, छ, ज, छ, इय। इनका जब हम उच्चारण करते हैं, इन पांचों का 1 बार 2 बार इनका उच्चारण कीजिए तो आप महसूस करेंगे जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह पे हवा का प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है? गले से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे मुंह के अंदर कर्व बना रहता है, वहाँ पे हवा दबाव दे रही है, जिसे हम हिंदी में तालु कहते हैं। वहाँ पे हवा का दबाव बन रहा है। इन पांचों के उच्चारण में दबाव सिर्फ तालु में पड़ रहा है। अब अगला है ट, ठ, ड, ढ, ण। इनका जब हम उच्चारण करते हैं बच्चों, तो आप कहाँ पे दबाव महसूस कर रहे हैं? आपकी जीभ कहाँ पे टच हो रही है? जहाँ पे पहले टच हो रही थी च, छ, ज, झ में, उससे थोड़ा सा आगे आके हवा अपना प्रेशर बना रही है, वहाँ पे जीभ लग रही है, आपकी टच हो रही है। इसे हम हिंदी में मूर्धा कहते हैं। ये पांचों एक ही जगह हवा का दबाव बनाने से ध्वनियाँ निकल रही हैं, इसीलिए हमारी हिंदी भाषा को वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है। अगला देखते हैं त, थ, द, ध, न। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी जीभ, हवा का प्रेशर, ये कहाँ पे आपको महसूस हो रहा है? आप 1 बार 2 बार करके देखिएगा, ये बिना करे आपको नहीं समझ में आएगा, आपको बोलना पड़ेगा, उच्चारण करना पड़ेगा। इन पांचों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा का प्रेशर और हमारी जीभ दांतों पे टकरा रही है। दांतों पे टकराने की वजह से हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं लोग, बुढ़ापे में जो दांत नहीं लगा पाते आर्टिफिशियल, वो लोग इन पांचों वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं ठीक से, क्योंकि हवा का दबाव जब दांतों में पड़ता है तभी ये ध्वनियाँ निकलती हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है ऐसे शब्दों को बोलने में जिसमें इन वर्णों का इस्तेमाल किया गया हो। अगला है प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इन पांचों का उच्चारण करते हैं, तो ध्वनि कैसे निकल रही, कहाँ पे प्रेशर देके निकल रही है? हमारे होंठों से निकल रही है, जिसे हम संस्कृत में ओष्ठ भी कहते हैं, है ना। ओष्ठ भी कहते हैं, होंठों से निकल रही है। तो ये पांचों जो ध्वनियाँ हैं ये होंठों से निकलती है। सबसे पहला हमने जाना क वाली, ये कहाँ से निकलती है? सबसे पीछे गले से। और ये वाली, ये उससे थोड़ा सा आगे, जिसे तालु भी कहते हैं हिंदी में। और ये वाली, ये उससे थोड़ा आगे, जिसे मूर्धा कहते हैं। और ये वाली, ये तो दांतों में टकरा रही है भाई, है ना, दांतों में प्रेशर देने से निकल रही है। और ये वाला होंठों पे, यानी सबसे पीछे, उससे थोड़ा आगे, उससे थोड़ा आगे, उससे थोड़ा आगे, और फिर सबसे आगे। इसलिए मैंने कहा था ना, हिंदी वैज्ञानिक भाषा है। चलिए आगे देखते हैं। ये 5 वर्णों में 5-5 आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। आप इस तरह से समझेंगे तो आप कभी गलत भी नहीं लिखेंगे।
इसी तरीके से आपको कॉपी में भी लिखना है, 5-5 के ग्रुप बना के इसी तरीके से लिखना है। अगला है य र ल व। इसमें जीभ अलग अलग जगह पे टच होकर निकल रही है, अलग अलग जगहों पे ध्वनियाँ अपना दबाव दे रही हैं और ये चारों ध्वनियाँ निकल रही हैं। इसे अंतस्थ ध्वनि व्यंजन भी कहा जाता है हमारी हिंदी वर्णमाला में। अगला है श स स ह। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से कैसी हवा निकल रही है। जब हम क बोलते हैं, ख बोलते हैं तो कैसा महसूस हो रहा है, और जब हम इन चारों का उच्चारण करते हैं तो अपने मुंह के आगे आप अपना हाथ रखिएगा और महसूस कीजिएगा क ख ग बोल के और इन चारों का उच्चारण करके। तो आपको महसूस होगा जब आप इन चारों का उच्चारण करते हैं तो बहुत ही गर्म हवा मुंह से निकल रही है, गर्म हवा। इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, इसी वजह से, ऊष्म मतलब गर्म, है ना, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए, इनके अलावा 4 और वर्ण हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जिन्हें कौन से व्यंजन कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब मिला हुआ, यानी ये व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो दूसरे व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। बाकी जो अभी तक हमने पहले व्यंजन देखे, ये व्यंजन अ की सहायता से लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, लेकिन ये जो 4 व्यंजन हैं इसमें अ के अलावा व्यंजन की भी आवश्यकता होती है। ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं और तीसरा ही रूप लिए होते हैं। ये आइए जानते हैं कैसे। 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ है, ये छ क और श से मिलकर बना हुआ है, क और श से मिलकर बना हुआ है। जैसे क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। इसके अलावा इसमें अ की ध्वनि भी आ रही है, तो इसमें हम अ स्वर भी लिखेंगे, इन चारों में ही लिखेंगे। अगला है त्र। जब हम त्र बोलते हैं तो अपने आप त और र हमारे मुंह से निकलता है, तो ये त और र 2 अलग अलग व्यंजनों से एक तीसरा व्यंजन बनाता है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मिला हुआ तीसरा ही बन जाता है। पत्र, चित्र, त्रिकोण, ये इससे बनने वाले शब्द हैं, कुछ शब्द हैं। अगला है ज्ञ। ये ज और ळ से मिलकर बना हुआ है, इय से मिलकर बना हुआ है, ज और इय से मिलकर बना हुआ है। इसके साथ ही अ भी आएगा आपका स्वर, जैसे ज्ञात, ज्ञान, यज्ञ, इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं। अगला है श्र। ये श और र से मिलकर बना हुआ है, जैसे श्रम, श्रमिक, श्रेष्ठ, ये उससे बनने वाले कुछ शब्द हैं। ये आपको बच्चों कॉपी में भी बनाना होगा, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी नोटबुक वर्क में, ठीक है। इसने क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला हम पढ़ेंगे, हमने अभी पढ़ा संयुक्त व्यंजन, अब हम पढ़ रहे हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर को व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है ना। व्यंजनों से 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनने वाले शब्द। 2 अलग अलग व्यंजनों से एक तीसरा व्यंजन नहीं बनेगा। 2 अलग अलग व्यंजन, एक आधा और एक पूरा, अपने मूल रूप में ही रहेंगे, वो कोई तीसरा नहीं बनाएंगे, इसीलिए इनको संयुक्ताक्षर कहते हैं, ना कि संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। इससे बनने कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए। जैसे अच्छा, इसमें च आधा है, च व्यंजन आधा है और छ पूरा है, यानी एक आधा और एक पूरा। संयुक्ताक्षर की ये पहचान होती है कि एक आधा और एक पूरा दोनों अलग अलग होते हैं या दोनों समान भी होते हैं। ऐसे ही बच्चा एक आधा एक पूरा, मक्का, चम्मच, चश्मा, पत्ता, आप इन सब में देखिए, जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं सब में देखिए एक आधा एक पूरा है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे गड्डी और हड्डी में ये तो पूरे पूरे हैं, ड ड नहीं, ये पूरे पूरे नहीं हैं। ये जो ड में नीचे डंडा सा लगा हुआ है, इसे हलंत कहते हैं। इसका मतलब है ये आधा है, इसमें से स्वर को निकाल दिया है, और को निकाल दिया है, तो ये आधा है। जब हम आधे स्वर लिखते हैं, या तो हम इस तरह से आधे रूप में लिख सकते हैं, आधा च बनाया, आधा ड बनाया। अब आधा ड कैसे बनाएंगे? बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, इसीलिए हमने इसके नीचे हलंत लगा दिया। हलंत लगाने का मतलब होता है वो व्यंजन आधा है, पूरा नहीं है, आधा है। इसी तरह के शब्द दिए हुए हैं, देखिए ट्रैक्टर है, क आधा हुआ है, कुत्ता आधा तो, एक पूरा तो, ज्यादा ज्यादा, एक आधा ज, और फिर य, स्टूल, कृष्ण, हल्दी, कुमार, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। अच्छा, कैसे हैं देखिए, क और क कक बन गया, है ना।
एक क हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब पहला क क्या है, आधा है। हलंत का मतलब आधा व्यंजन। अच्छा, स्वर आधे नहीं होते हैं, स्वर में हलंत नहीं लगता है, स्वर कभी भी आधे नहीं होते हैं, व्यंजन ही आधे होते हैं। आधे क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें से स्वर अ स्वर को निकाल दिया जाता है तो अपने आधे रूप में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है च च चच। इस तरह से और शब्द भी हैं, देखिए इसका क्या बनेगा, ध आधा क, फिर पूरा का, धक्का, प आधा क, पूरा का, पक्का। बाकी भी देखिए क्या क्या बनेगा, चक्का, मक्का, हक्का, बच्चा, कच्चा, अच्छा, लच्छा, सच्चा। इस तरह से शब्द बनते हैं। देखिए जो पहला वाला है इसमें सब में हलंत लगा हुआ है, च में, क में, इसका मतलब ये आधे हैं, इसलिए इसमें हलंत लगा हुआ है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगला एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, र की मात्रा नहीं होती है कभी भी। एक बात ध्यान रखिएगा, व्यंजन की कभी मात्रा नहीं होती। र को लिखने का अलग अलग तरीका होता है, व्यंजनों के आधार पे इसको हम निर्धारित करते हैं कि र को कहाँ पे किस तरह से लिखा जाएगा। उसको मूल रूप में लिखा जाएगा या उसको जिस तरह से ये बना हुआ है हम लोग लगाते हैं शब्दों में, इस तरह की मात्रा लगाते हैं, इसे रेफ कहते हैं। जैसे आशीर्वाद में भी लगता है, दर्शन में लगता है, इस तरह के जो चिन्ह होता है इसे रेफ कहते हैं। इसको मात्रा नहीं कहेंगे, मात्रा नहीं होती है, व्यंजन की कभी भी मात्राएं नहीं होती हैं, सिर्फ स्वरों की ही मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए हम अलग अलग रॉ के रूप देखेंगे, रॉ के अलग अलग रूप देखेंगे आज, मात्रा नहीं रूप देखेंगे। सबसे पहला रॉ आप देखिए, इसमें इसका अपने मूल रूप में, सामान्य रूप में जिस तरह से लिखा जाता है सामान्य रूप में। अगला रॉ है, देखिए इसमें हलंत लगा दिया मतलब ये आधा है। अगला रॉ जो है ये किसी भी व्यंजन के अगर आगे आ जाता है, किसी भी व्यंजन के आगे आ जाता है तो इसको इस तरह से रेफ के रूप में इसको लगाया जाता है। जैसे चर्म, धर्म, कर्तव्य, कर्मठ। अगर मैं लिखूंगी धर्म, इसको तोड़ के तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा धर्म, ये इसको हम पढ़ेंगे धर्म। लेकिन जब ये र हट के रेफ की मात्रा लग जाएगा, इसको पढ़ेंगे हम धर्म, उसका उच्चारण आधा हो जाता है। उच्चारण क्या हो जाता है, आधा। अगर हम इसको पूरा पूरा लिखेंगे तो बेटा इसका उच्चारण आधा नहीं होगा, इसको हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, धर्म पढ़ना पड़ेगा। जबकि हमें क्या लिखना है, धर्म, उच्चारण आधा करना है। तो हमें व्यंजनों का जहाँ पे सिर्फ र का उच्चारण आधा करना होता है तो उसको रेफ के रूप में लिख लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम क्या लिख लेते हैं, रेफ के रूप में। अगला र है, जो इस तरह का डंडा आपको दिख रहा है, अगर इधर को करोगे तो ये र का रूप हो जाएगा, अगर इस तरह से करेंगे तो ये हलंत बन जाएगा। कहीं कहीं बार मैंने देखा है बच्चे हलंत में भी इस तरह से लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है, ये हलंत थोड़े ना है, ये तो र का रूप है। ठीक, अच्छा, ये इस तरह से लिखा जाता है, क्रम, ब्रह्म, कद्र, विग्रह, स्वर रहित रॉ का रूप, यानी कि इसे पदेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पदेन भी कहा जाता है। अगला रूप है इस तरह से जो ट्रक में भी लगा हुआ है। इसकी खासियत क्या होती है, जो लास्ट वाला रूप है इसका खासियत क्या होती है, जो व्यंजन गोलाई वाले होते हैं, गोलाई लिए हुए होते हैं, उन्हीं में ये लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता। देखिए ट्रक, ये आधा गोल जैसा बना हुआ है, ड्रम देखिए आधा गोल जैसा बना हुआ है, गोलाई वाले व्यंजनों में ही ये इस तरह की रॉ लगा होता है। पहला आपने मूल रूप में देखा, अगला रॉ रूप में देखा जहां हमें उच्चारण आधा करना होता है, दूसरा आपने पदेन रूप में देखा। ठीक है, और लास्ट आपने इस तरह से देखा जो उन व्यंजनों में लगाया जाता है जहां पे गोलाई वाले, और ऐसे गोलाई वाले हमारे वर्णमाला में 3 ही हैं, एक ट है, एक ठ है, एक ड है, इन तीनों में ही लगता है, इसके अलावा और किसी चीज़ में कहीं पे भी इस तरह का र नहीं लिखा जाता, नहीं लगाया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे हिंदी वर्णमाला में कुछ आगत ध्वनियाँ भी हैं, इनको वर्ण नहीं कहूँगी, सॉरी, इनको मैं व्यंजन नहीं कहूँगी, इनको मैं स्वर नहीं कहूँगी, इनको अयोगवाह भी नहीं कहते हैं, ये आगत ध्वनियाँ ली गई हैं, उर्दू, फारसी से हमने लिया गया है, तुर्की से लिया गया है इसको। विदेशी भाषाओं से शब्दों में आई ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं, ना ही ये स्वरों में आती हैं, ना ही अयोगवाह में आती हैं, ना ही व्यंजन में आती हैं। लेकिन फिर भी इस
इस तरह का हम हिंदी शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। हमने आ लिखा, ये क्या हुआ? डॉक्टर, ऑफिस, हॉल, कॉलेज। ऐसे ज, इसे नुक्ता कहा जाता है। जो ये ज के नीचे बिंदी लगी हुई है इसे नुक्ता कहा जाता है। अगर नुक्ता ना लगा हो तो ज बोलेंगे, नुक्ता लगाए तो ज बोलेंगे। ज, सजा, जरा, जमीन। ऐसे ही फ, इसके नीचे भी नुक्ता लगा हुआ है। अगर फ सामान्य होगा तो फ, फल, ये सामान्य है, लेकिन ये नुक्ता लगाए तो फ हो गया। कफन, खफा, फन। आया समझ में? इसे क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता। और आगे जो हमने ये मात्रा पढ़ी थी इस तरह की, उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, मात्रा नहीं, र का रूप पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं? रेफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ शब्द आपको ये बताने के लिए कि जब हम आगत शब्द लगाते हैं और आगत शब्द नहीं लगाते हैं तो इनका मतलब बिल्कुल कैसे बदल जाता है। देखिए, अगर इसमें आगत इस तरह का, इसका लिपि चिन्ह होता है, इस तरह का ना लगा हो तो ये होगा बाल, यानी कि जिसे हमारे बाल, हेयर, केस जिसे बोलते हैं। अगर हम इसमें ये आगत लगा दें तो ये ऐसे हो जाएगा बॉल। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? बॉल। इसका मतलब हो गया गेंद। कहाँ ये बाल था, कहाँ ये गेंद हो गया। बिल्कुल अर्थ को इसने बदल दिया सिर्फ एक लिपि चिन्ह लगाने से। अगला है डाल, यानी जिसे शाखा या टहनी भी कहते हैं। अगला हो गया डॉल, ये गुड़िया। आप कहोगे कि डॉल लिया, अब अगर आपको किसी की ब्रांच चाहिए, शाखा चाहिए या डाली चाहिए तो आपकी गुड़िया उठा लाएगा, बिल्कुल मतलब बदल जाएगा। ये है माल, माल यानी कि सामान, ये हो गया मॉल, बिल्कुल अर्थ बदल गया। मुझे माल में जाना है, आपको सामान में जाना है, या आपको मॉल में जाना है? मॉल में जाना है ना। हमें उच्चारण पे भी ध्यान देना होता है और इस तरह के चिन्ह लगाने में भी बहुत ध्यान देना होता है। अगर नहीं देते हैं तो बिल्कुल अर्थ बदल जाते हैं। अगला देखते हैं नोटबुक वर्क। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई आपकी, लेकिन बेटा ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें धीरे धीरे और डीपली समझना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लिखने में, पढ़ने में गलतियां करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आपने सीखा होगा। इस वीडियो को एक बार, दो बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ नोटबुक वर्क कि आपको कॉपी में क्या करना है, और हमने आज की क्लास में कितना सीखा, कितना जाना, वो सब जानने की बारी आ गई। सबसे पहले हमने पहले स्वर तो लिख ही लिए हैं। आज की आप हेडिंग सबसे पहले डालेंगे व्यंजन, ठीक। और ये वाली लाइन भी आप लिखेंगे वर्णों के उच्चारण में। ये वाली लाइन जो दी है मैंने, ये भी आपको लिखना है और लिखने का तरीका यही होना चाहिए। फिर अलग से आप हेडिंग डालेंगे संयुक्त व्यंजन, और इस तरह से ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक। आप संयुक्त व्यंजन हेडिंग डालिए और ये पूरा का पूरा आपको बनाना है। अगला है आगत ध्वनियाँ। मैंने पढ़ाई। अच्छा, यहाँ पे आपको ये लिखने की ज़रूरत है कि आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं, और इस तरह से आगत ध्वनियाँ भी आप लिखेंगे और इनसे बनने वाले कुछ शब्द भी लिखेंगे। जो शब्द यहाँ पे दिए हैं वो भी लिख सकते हैं, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं।